हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रजोधर और आज हम बात कर रहे हैं टैक्स सेविंग यूजिंग इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ईएलएसएस। बट अनलाइक नॉर्मल ईएलएसएस जो लोग पिछले 15-20 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज मैं आपको वो एक पॉइंट बताऊंगा जिससे आपका नजरिया ईएलएसएस को देखने का बदल जाएगा और को ये भी पता चलेगा कि एक सही डिसीजन या एक गलत डिसीजन आपको 10 से 15% ज्यादा या कम रिटर्न दे सकता है। तो आप मेरे साथ अगले 2 मिनट के लिए जुड़े रहिए जब मैं आपको इसका सीक्रेट दिखाता हूं। एक दोस्तों, हमें ये तो पता होता है कि जिस तरह म्यूचुअल फंड्स है, म्यूचुअल फंड्स मसालों की तरह है। गरम मसाला, देगी मसाला, ये मसाला, वो मसाला, ठीक है। अब उसके अंदर अगर हम ईएलएसएस की बात करिए, आप समझ लीजिए ये है लाल मिर्च। अब चाहे उसको आप कश्मीरी मिर्च कहिए, आप उसको देगी मिर्च करिए, मिर्च के अंदर भी डिफरेंट वैरायटीज है। लेकिन अब आप कहेंगे यार नहीं, म्यूचुअल फंड के अंदर तो वैरायटीज होती हैं, लेकिन ईएलएसएस टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड जो 3 साल का प्रोडक्ट है, उसके अंदर कौन सी वैरायटीज होती है? वैरायटीज उसके अंदर सब कैटेगरीज में नहीं होती है। वैरायटी इस हिसाब से होती है कि डिफरेंट ईएलएसएस फंड स्ट्रक्चर कैसे किए गए हैं और उसका रिटर्न्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो यहां बिफोर आई कैन एक्सप्लेन इट, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर कर देता हूं सो दैट आपको एक पर्सपेक्टिव इसका मिल जाएगा। अब यहां पे देखिए आप, हमने यहां पे नियरली 5 फंड्स लिए हुए हैं। एचडीएफसी टैक्स सेवर, निपॉन, डीएसपी ब्लैक रॉक, पराग पारेख एंड एसबीआई लॉन्ग टर्म। तो सबसे पहले हम नीचे देखते हैं। अगर आप एनुअलाइज रिटर्न देखेंगे, सबसे पहले हमें तो रिटर्न से मतलब है, हमें तो बाकी और किसी चीज से लेना देना नहीं है, क्योंकि हम पैसा डाल ही रहे हैं टैक्स बचाने के लिए और रिटर्न बनाने के लिए। तो अगर आप यहां देखेंगे सबसे ज्यादा रिटर्न किस में आ रहा है? एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। अब ये कब का डेटा है? ये डेटा आप पकड़ लीजिए, हमने इस साल का, अभी पिछले पिछले एक साल का 12 मंथ्स का ये डेटा है। उस हिसाब से एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड ने 55.44% रिटर्न दिया है। ये वाला जो आप रो देख रहे हैं, ये दिसंबर 2023। अगर मुझे देखना है कि सिर्फ दिसंबर 2023 में रिटर्न कितना आया है, तो वो सबसे ज्यादा निप्पॉन इंडिया में आया है 7%। और अगर मैं एनुअल देखा जाए एज ऑन टुडे, दैट इज 21 फरवरी 2024, जो सबसे मैक्सिमम रिटर्न एक साल में बना है, वो आपका एसबीआई के लॉन्ग टर्म इक्विटी में। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तो ये होगा कि हम फंड देख लेंगे कि भाई ठीक है, मुझे एसबीआई में डालना चाहिए या मुझे किस में डालना चाहिए। द नेक्स्ट फंड दैट इज देयर इज एचडीएफसी ईएलएसएस फंड, जिसने 43% रिटर्न दिया। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम कभी भी कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते हैं, हम सबसे पहले रिटर्न देखते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे 2 या 3 बेसिक चीजें हैं जो मिस की है, जो आप इस स्लाइड पे देख सकते हैं। सबसे पहला, आप यहां देखिए सेक्टर एक्सपोजर। अगर हम एचडीएफसी टैक्स सेवर की बात करते हैं, इसने बेसिक मटेरियल्स में कोई एक्सपोजर नहीं लिया हुआ है। जबकि डीएसपी, ईएलएसएस और निपॉन इंडिया ने दोनों ने बेसिक मटेरियल्स में 7.16% का एक्सपोजर लिया हुआ है। और एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इनके टॉप 5 होल्डिंग में दोनों में आती है। और उसी हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये सबसे ज्यादा कोरिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ देयर रिटर्न्स, अगर हम डीएसपी और ये देखेंगे। वहीं पे अगर हम पराग पारेख, एसबीआई की बात करें, तो ये डाइवर्स हैं एंड नॉट स्पेसिफाइड। बट ये चीज यहां तक नहीं सीमित रहती है। सबसे बड़ी बात ये आती है अगर आप कंसंट्रेशन की बात करें। कंसंट्रेशन का मतलब है कि एक तो होता है कि ये किस सेक्टर की तरफ कंसंट्रेटेड है। तो अगर हम ऊपर सेक्टर एक्सपोजर देखते हैं, तो हम देखते हैं बेसिक मटेरियल्स में डीएसपी और निपॉन है। तो इसका मतलब है अगर कल को कोई पीएलआई स्कीम आती है और बेसिक मटेरियल्स आगे भागते हैं, तो हम देखेंगे कि भाई इन दो फंड्स पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। लाइकवाइज उल्टा भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कंसंट्रेशन की। यहां पे अगर आप देखते हैं एचडीएफसी, जो कि सबसे लोएस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है, इसके अंदर स्टॉक्स 37 है। एसबीआई के अंदर नंबर ऑफ स्टॉक्स है जो 65 है। लेकिन जो टॉप 10 होल्डिंग्स हैं, उनके अंदर सिर्फ 33% ऑफ द एलोकेशन है। और यहां पे टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर 59% ऑफ द टोटल फंड एलोकेटेड है। सो इसका मतलब है 37 में से अगर आप टॉप 10 ले लो, नीचे के 27 को आप हटा दीजिए, 60%, 60% ऑफ द एलोकेशन पूरा कॉन्सेंट्रेटेड टॉप 10 में है, नीचे 27 में नहीं है। लेकिन यहां की अगर आप टॉप 10 देखेंगे, तो सिर्फ 33% ही एलोकेटेड है। इसका मतलब है 66% 66.9% एलोकेटेड नहीं है, 67% एलोकेटेड नहीं है। सो देयरफॉर अगर आप देखेंगे कि एक ही कैटेगरी में ईएलएसएस के अंदर ही आपके 3 मेन फैक्टर होते हैं जो आपको देखना चाहिए जब आप एक ईएलएसएस फंड सिलेक्ट करते हैं। वो क्या है? सबसे पहले आप ये देखेंगे कि कोई भी ईएलएसएस फंड के अंदर पोर्टफोलियो कैसा है, उसके अंदर क्या कंपनीज हैं, कौन सी टॉप कंपनीज है। दूसरी बात है कि उसके अंदर सेक्टर का एक्सपोजर कितना है, क्या वो किसी सेक्टर के ऊपर ज्यादा बायस्ड है कोई फंड, तो ये दूसरी बात हो जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि कंसंट्रेशन क्या है, कि टॉप 10 फंड्स में कितना कॉन्सेंट्रेटेड है। कि भाई एक फंड हो सकता है जिसमें 65 स्टॉक्स है, एक फंड है जिसमें 35 स्टॉक्स हैं।
इसके 10% के अंदर 60% ऑफ एलोकेशन है, इसके 10% के अंदर टॉप 10 के अंदर सपोज 30% की एलोकेशन है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा पैसा वो सबसे कम नंबर ऑफ कंपनीज में लगा रहे हैं या सबसे ज्यादा ऑफ द एयूएम वो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंपनीज में लगा रहे हैं या स्प्रेड कर रहे हैं, और उसका भी रिटर्न के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो आज मैंने आपको इस छोटे वीडियो के थ्रू ये बताया है कि अगर आप ईएलएसएस फंड्स में भी इन्वेस्ट करना चाहें, ये इतना सिंपल या इजी नहीं होता है, और जब तक कि आपको ये ना पता हो कि ईएलएसएस फंड के अंदर कंसंट्रेशन सेक्टर का कैसा है, कंपनीज के अंदर एलोकेशन कैसा है, वो कितने नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स लेके चल रहे हैं, टॉप 10 में कितना डाल रहे हैं, एंड दैट शुड बी इन पर्सपेक्टिव ऑफ की गवर्नमेंट अगले 6 महीने में या साल में अपना एक्सपेंडिचर किधर कर रही है। अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें, केपेक्स का प्राइवेट केपेक्स का एक्सपेंडिचर कहां जा रहा है, क्योंकि जो सेक्टर जो कंपनीज इंपैक्ट होंगी वो डायरेक्टली ईएलएसएस के आपके रिटर्न्स को भी इंपैक्ट करेंगे, क्योंकि ईएलएसएस पे एक चीज है, आपने एक बार जब इन्वेस्ट किया आप उसको रिबैलेंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 साल का लॉक इन होता है। तो इसलिए जब आप इसके अंदर जाएं तो ये चीज आप इसको देख करके। थैंक यू, सेफ इन्वेस्टिंग, दिस इज रजत सर साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच।